गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली की गाजीपुर मंडी में बम मिलने से हड़कंप मच गया। पूरी मंडी को जल्दी ही खाली करवाया गया। फिर एनएसजी और बम स्क्वाड ने पास ही में एक बड़ा गड्ढा करके कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए बम को नाकाम किया। पूर्वी दिल्ली की एक फूल मंडी में धमाका, लेकिन ये कंट्रोल्ड धमाका था जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने किया। सुबह तकरीबन 9 बजे जब भीड़ भाड़ का वक्त होता है, वहां पर एक बैग मिला। पुलिस पहुंची और इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। दुकान पे सामान लेने आए थे कस्टमर। उसकी दुकान पे गाड़ी खड़ी करी उसने उसकी स्कूटी पे कोई किसी ने बैग रख दिया। बैग रखने के बाद उसने सामान लिया। उसने कहा किसी ने बैग रखा है, उसने बैग एक साइड में रख दिया। तो किसी ने फिर फोन कर दिया पुलिस को। अच्छा, तो फिर पुलिस आ गई। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एनडीटीवी से कहा कि आईईडी एक बैग में रखा था जो कोई ग्राहक वहां छोड़कर गया था। बाद में एनएसजी ने 8 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें बम को नाकाम कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस था। इसमें तकरीबन 3 किलो विस्फोटक था। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये नाइट्रेट और आरडीएक्स का मिश्रण था। विस्फोटक के साथ टाइमर लगा था। बैग कौन रख कर गया, ये पता करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। गणतंत्र दिवस से महज कुछ दिन पहले दिल्ली की एक भीड़ भड़ाके वाली बाजार से एक बम का मिलना जितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, उतना ही चौंकाने वाला यह तथ्य भी है कि जिस जगह से इस बम को बरामद किया गया वो जगह दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। और ये उस समय पर हुआ है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है। कैमरा पर्सन राकेश सिंह और अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में कहा था कि दिल्ली में कोरोना मामलों की अगले हफ्ते पीक आ सकती है, यानी इस हफ्ते दिल्ली में कोरोना के मामले तो घटे हैं, लेकिन वो टेस्टिंग कम होने की वजह से, क्योंकि संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। और अब दिल्ली के क्वारंटीन नियमों पर और कंटेनमेंट जोन्स की नीति पर डॉक्टर्स सवाल उठा रहे हैं। महर पांडे की रिपोर्ट देखिए। हालांकि बताने के लिए यहाँ किसी तरह की मार्किंग नहीं की गई है, लेकिन ये घर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तकरीबन 25,000 कंटेनमेंट जोन्स में से एक है। 2 हफ्ते पहले यहाँ इस तरह के महज 645 कंटेनमेंट जोन्स थे, लेकिन अब इनमें 37 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। पर इस रणनीति का क्या फायदा? ज्यादातर मामलों में एक एक घर और फ्लैट माइक्रो कंटेनमेंट जोन बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप इस घर पर देख सकते हैं, जो एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बताया जा रहा है, यहाँ कोई साइन पोस्टिंग नहीं है। और अंदर जो लोग हैं उनका कहना है कि उनकी होम क्वारंटीन मॉनिटर भी नहीं की जा रही। जो नई चुनौती आई है, प्रधानमंत्री मोदी ने कल लॉकडाउन की आशंका को तकरीबन खारिज करते हुए कहा था कि महामारी पर इस तरह के कंटेनमेंट जोन्स के जरिए काबू पाया जा सकता है। इन कंटेनमेंट जोन्स में कोरोना के मरीजों की निगरानी का जिम्मा सिविल डिफेंस के लोगों पर है। बिल्डिंग के अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। पहले तो पूरी रोड सील करी जाती थी, अब सिर्फ बिल्डिंग का कंटेनमेंट बनाया जा रहा है। ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये जैसे ये यहाँ पर रहते हैं, इनकी 3 शिफ्ट होती हैं। 90 के करीब अभी और हैं अपने कंटेनमेंट लगाने, लेकिन जितने वॉलंटियर्स अवेलेबल हो पाते हैं हम अपना करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा लग पाएँ। 35 साल की सुजाता झा का घर दक्षिण दिल्ली में है और दिल्ली सरकार की कंटेनमेंट जोन्स की सूची में आता है। वी रिसीव्ड अ कॉल। उन्होंने मेरे पति और मुझे रोज कॉल किया। उन्होंने हमें ऑक्सीमीटर और मेडिकल मदद मुहैया कराई। हमें इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। डॉक्टर श्वेता का घर भी कंटेनमेंट जोन्स की सूची में है, लेकिन उनका कहना है कि कंटेनमेंट जोन सिर्फ कागजों पर है। कोरोना होने पर उनका परिवार खुद ही आइसोलेशन में गया। उनके होम आइसोलेशन को लेकर कहीं कोई निगरानी नहीं है। मैं और मेरे पति को कोरोना हुआ। हमें किसी ने बाहर जाने से नहीं रोका, ना ही आइसोलेट होने को कहा। किसी ने आकर चेक भी नहीं किया हमें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो संक्रमित होने के बावजूद बाहर निकल रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि कंटेनमेंट नीति की अच्छी तरह से समीक्षा होनी चाहिए। The micro containment zone strategy required a thorough review.
माइक्रो कंटेनमेंट जोन रणनीति की गहन समीक्षा की जरूरत है। माइक्रो कंटेनमेंट और कांटेक्ट ट्रेसिंग का मकसद कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकना था। अगर हम लोग आइसोलेशन में हैं तो समस्या आंशिक रूप से हल हो गई। मेरे हिसाब से माइक्रो कंटेनमेंट जोन का कोई तुक नहीं है। कोविड टास्क फोर्स और विशेषज्ञों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। नई दिल्ली में सचिन गुप्ता के साथ मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, यानी कि अब घर से काम करने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में रोड पर वाहन कम है और ऐप से जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनकी आमदनी में भी कमी आई है और उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। मुंबई में 14 साल से ऑटो चला रहे शकील खान लॉकडाउन के बाद से काफी परेशान हैं। पहले लॉकडाउन में ईएमआई नहीं भर पाने के कारण बैंक वालों ने ऑटो जब्त कर लिया। वो ऑटो अब तक छुड़ा नहीं पाए हैं। दूसरे का ऑटो 300 रुपए रोज के भाड़े पर चला रहे हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम ने इनकी कमाई छीन ली है। 300 रुपये गाड़ी का सिर्फ है। और 200 रुपये का गैस जा रहा है। गैस का भी भाव बढ़ा दिया अभी। और 200 रुपया हम लोग का तो खाने का पकड़ लो, नाश्ते खाने का 700 रुपया रोज का मेंटेनेंस है। और प्लस 200 रुपया 300 रुपये का धंधा हो रहा है। अच्छा। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। अच्छा। ऐसे तो पोजीशन चलती रही तो मर जाएंगे और क्या होगा। हमारी खुद की गाड़ी थी, पहले लॉकडाउन में गाड़ी चल नहीं पाई, बजाज वाले ने गाड़ी खींच ली। अभी वो बोला हफ्ता भरो तो गाड़ी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अभी वो हफ्ता भर नहीं पाया, अभी दूसरे की गाड़ी चला रहा हूँ, इसका भी 20,000 कर्जा हो गया मेरे ऊपर। 1989 से जुनैद मर्चेंट गाड़ी चलाते हैं, लेकिन इनका मानना है कि पिछले कुछ महीनों में वाहन चालकों की हालत खराब हुई है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे गाड़ी निकालने के बाद भी शाम 4 बजे तक इनकी बोहनी नहीं हुई। लास्ट वीक का मेरा 4999 का हुआ है। हाँ। ये 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक। अच्छा, अभी इसका हम अगर एग्जांपल ले, जैसे 5,000 रुपये आपने कमाया, इसमें खर्चा कितना है आपका? खर्चा मेरा 2400 गैस का गया। हाँ। और 2000 रुपया ये गाड़ी वाले को, मतलब हाँ। ये हो गया। हाँ। तो 4400 हो गया। हाँ। 600 रुपया मेरे को मिला। हाँ। अब 600 रुपये से आप डिवाइड करो तो 90 रुपया रोज का हुआ। ड्राइवर ही नहीं, बड़े पैमाने पर ऐप वाली गाड़ियां मुहैया कराने वाली कंपनियां भी परेशान हैं। प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए हैं और इसका सीधा असर ये हुआ कि इन्हें अपने 50% ड्राइवरों को निकालना पड़ा। Every time the COVID waves have arrived, कोरोना की लहर के बाद से व्यापार केवल 20% रह गया है। इसका असर हमारे साथी ड्राइवर पे पड़ा है। पहले हमारे पास 150 ड्राइवर थे, लेकिन अब कम हुए व्यापार की वजह से 5% ड्राइवर को काम से निकालना पड़ा। रातों रात वो बेरोजगार हो गए। अगर उन्हें गाड़ी दे भी दी तो भी सड़क पर कोई आ नहीं रहा है। शाम के समय आमतौर पर इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी ट्रैफिक होती है, लेकिन सरकार की ओर से जारी किए गए नई गाइडलाइन के बाद हालात कुछ और हैं। प्रशासन का कहना है कि जहां पर भी संभव हो वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कीजिए, लेकिन इसका असर उन तमाम लोगों पर पड़ा है जिनकी रोजी रोटी इन्हीं सड़कों पर गाड़ियां चलाने से होती हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बैठ के राहुल गांधी के साथ सभा करने का एक खूबसूरत फिलहाल खराब कर दिया है। हालांकि लोग हटे नहीं, ज्यादा आ रही हैं कि क्रिमेट करने में उनको मुश्किल हो रही है। माहौल और परसेप्शन के ऊपर लड़ा जाता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी फ्यूडल डेमोक्रेसी में। और वो ज्यादा बोल रहे हैं जो कुछ अननेचुरल डेथ के कारण जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत पतली पतली गलियां हैं और बिजली के मुद्दों को लेकर के आती हैं। अभी तक बीजेपी के पास से उठाया जा सकेगा। पिछले कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है। वाले समारोह में आपस में मारपीट हो गई। जवां जवां हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमीन। दरअसल लखनऊ एक एहसास भी है जिसे रूह से महसूस किया जा सकता है। फिलहाल कमाल खान को लखनऊ से इजाजत दीजिए। आदाब। 3 दशक से दिल को छू लेने वाले और अपने अनूठे अंदाज से खबरों को समझने समझाने वाले सबसे विशिष्ट और विश्वसनीय पत्रकार अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कमाल खान का शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से देहावसान हो गया और यह हम सब के लिए बेहद शोक की घड़ी है। सोने जैसी जिंदगी मिट्टी से जा मिली। 61 साल के कमाल खान के इस आखिरी सफर में सबने याद किया
वो बिल्कुल आखिरी वक्त तक सक्रिय रहे। आधी रात के बाद मौत दबे पांव आई, दिल पर वार किया और कमाल खान को अपने साथ ले गई। हमेशा आपने सुना होगा, मैं कमाल खान काबिज गुप्ता कैमरामैन के साथ, बट आज सर नहीं रहे। हमेशा उनकी याद हमारे साथ रहेगी। मैं हमेशा उनको अपना बड़ा भाई समझता था। हमेशा रिस्पेक्ट से, हमेशा आदर से, सम्मान के साथ उनके साथ चलते थे। उन्होंने P2C को नए आयाम दिए। लोग इधर उधर कहते थे कि अरे उनका कमाल साहब का P2C जबरदस्त था। कोई छोटी छोटी बातों पे मतलब वो कहते थे कि शब्द तो वही हैं, शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। गाली देने के लिए किसी को गाली शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे शब्दों को यूज करके भी उसको एहसास करा सकते हैं कि वो गलत है कहाँ पे। एक बार उन्होंने एक P2C की थी, अयोध्या पे अगर खबर कर रहे थे, वो गंगा जमुनी संस्कृति को लेकर थी कि कैसे अयोध्या में मंदिरों में जो देवताओं के फूल और कपड़े होते हैं वो मुस्लिम घरों से आते हैं। वो करते क्या हैं कि वो कहते हैं सारी स्टोरी कर लेने के बाद कि यहाँ से 100 मील दूर मगहर में वो कबीर सोया है जिसने 600 साल पहले कहा था। अचानक इस एक वक्तव्य से कमाल अपनी स्टोरी को 600 साल पीछे ले जाते हैं और बनारस से मगहर तक, अयोध्या से मगहर तक उसको बिखेर देते हैं। आज कमाल खान हमारे बीच नहीं है, हमें दुख है इस बात का। एक बहुत अच्छे पत्रकार थे जिन्हें हमने अचानक खो दिया। हम सब उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहने की शक्ति पूरे परिवार को, उनके सहयोगी साथियों को दे। उनका बहुत बड़ा पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सभी को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। फिलहाल खराब कर दिया है। कमाल खान 3 दशक से ज्यादा समय पत्रकारिता में रहे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अमृत प्रभात, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण में बिल्कुल शुरुआती कामकाज के बाद NDTV उनका दफ्तर नहीं, घर हो गया। बेटे अमन और पत्रकार पत्नी रुचि कुमार के अलावा एक विस्तारित घर। 3 दशक से वो इस बड़े घर के सबसे सम्मानित सदस्यों में थे और उनकी पत्रकारिता हमेशा मशाल बनी रही, मिसाल बनी रही। नेताओं की अभद्र भाषा पर, गठजोड़ की सियासत की टेढ़ी चाल पर, नफरत और सियासत के खेल पर, अयोध्या पर न जाने कितनी उनकी रिपोर्ट्स हैं जो सबके लिए यादगार हैं। राम को लेकर राजनीति के दौर में उन्होंने राम का मर्म खोजा। बचपन में हमारे पड़ोस में अखंड रामायण होती थी, हम लोग भी उसमें शामिल होते थे और बीच बीच में संपुट लगाते थे कि मंगल भवन मंगल हारी दरवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। उस रामचरितमानस में हमें अभी तक जहाँ तक याद है, राम को केवल एक बार क्रोध आता था जब वो लंका जाते समय अपनी सेना को पार लगाने की समुद्र से विनती करते हैं और 3 दिन तक वो कोई जवाब नहीं देता तो राम क्रोधित होकर अग्निबाण से समुद्र को सुखाने की बात कहते हैं। पूरे रामचरितमानस में राम का सिर्फ यही रूप VHP को पसंद आया है जिसका उसने ये कैलेंडर बनाया है। शायद कुछ स्वर्ण लहरियां बादलों तक पहुंची होंगी, शायद कुछ रागों ने उन्हें झिंझोड़ा होगा। कमाल खान के पास बहुत नफीस भाषा थी। सियासत से दूर जब वो इंसानी कदरों या कुदरत के खेल की बात करते थे तो उनका रंग कुछ अलग हो जाता था। पत्रकारिता की लगातार स्थूल होती भाषा के बीच उनकी शांत संयत आवाज एक अलग असर पैदा करती थी। हिंदी की टीवी पत्रकारिता की नौजवान पीढ़ियां उनसे काफी कुछ सीख सकती थीं। वो होते तो कहते। लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया के लिए।